हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी के लिए कुछ खास टैग वर्ड। कुछ टैग वर्ड हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और बाकी के जो टैग वर्ड हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये टैग वर्ड आपकी सभी विषय की पेडागोजी के लिए हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी नहीं कर पा रहे हैं, मैथ की पेडागोजी नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी में ये काम आने वाले हैं। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया है, इनको समझ लिया है, तो पेडागोजी के जो मार्क्स हैं वो आपके कहीं नहीं गए। आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे और सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के फर्स्ट टैग वर्ड पर। क्या है फर्स्ट टैग वर्ड? यहाँ पर दिया हुआ है असंदर्भित और संदर्भित। तो असंदर्भित जो होता है ये होता है निगेटिव और संदर्भित होता है पॉजिटिव। जो भी एजुकेशन आप उसको दे रहे हैं तो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ना कि मीनिंगलेस। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। तो अधिगम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अर्थपूर्ण और संदर्भित हो। सेकंड में दिया है असंदर्भित और अर्थहीन हो। थर्ड में दिया है अर्थपूर्ण और असंदर्भित हो। और 4 में दिया है संदर्भित और अर्थहीन हो। तो जहाँ पर मीनिंगलेस की बात आ जाए और असंदर्भित की बात आए वो ऑप्शन आप कट कर देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसा अधिगम उसको दे रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण हो और संदर्भित हो, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हमें ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो है ध्यान रखने हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर टैग वर्ड में दिया हुआ है हतोत्साहित और प्रोत्साहित। तो यहाँ पर हतोत्साहित निगेटिव हो जाएगा और जो प्रोत्साहित है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी को क्या करना है, उसको अप्रिसिएशन देना है, उसको एनकरेज करना है, कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करना है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है विषय वस्तु को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थी के सामाजिक जीवन से, सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे बच्चा दैनिक जीवन को और पढ़ाई को आपस में रिलेट करके ईजिली चीज़ों को सीख सके। एनसीएफ 2005 में भी कहा है कि बच्चे का जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर दिया है संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है हतोत्साहित, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो भी आप क्वेश्चन में राइट आंसर को फाइंड कर लेंगे। थर्ड में यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है, पर जो प्रतिस्पर्धा आ जाती है ये जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में एक से ज़्यादा नेगेटिव टैग वर्ड भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसको आप कट कर देंगे। बच्चों में कंपटीशन कराना ये अधिगम का उद्देश्य नहीं होता है। 4 में दिया है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सृजन की हो रही है और अवसर प्रदान करने की हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है कलन विधि और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए, ना कि कलन विधि पर आधारित हो। कलन विधि भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे बच्चे ने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसको इधर से करके लिख दिया है 4 और 8 और 2 कर दिया है 10, पर टीचर ने आकर उसको समझाया कि ये रॉन्ग मेथड है, इसको ऐसा नहीं करते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसको इधर से ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 4 और 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने उसको समझा दिया। ये मेथड कैसा हो गया, ये हो गया है कलन मेथड। अब बच्चा इसी पर फोकस रहेगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं करेगा। जैसा उसको टीचर ने समझा दिया है वो उसी की वजह से आगे क्वेश्चन करेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल इतना नहीं करेगा। तो ये बात की जा रही है कि बच्चे के लिए कलन विधि जो है इतनी उपयोगी नहीं होती है। ये निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड होता है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, की बच्चा खुद से सीखे, गलतियाँ करे और गलतियों से भी बार बार क्या करता है, बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है। नंबर 16 में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणितीय पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिक् स्थान संबंधी समझ का प्रयोग भी होता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है प्रतिमानों और प्रतिरूपों की पहचान। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। तो जहाँ पर ये आ गया कलन विधि, ये हो गया है आपका नेगेटिव पॉइंट, और हमें यहाँ पर नेगेटिव ही देखना था। सबसे कम केंद्रित की बात हुई थी। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा संवेदनशील होना। संवेदनशील होना और सेंसिटिव होना बच्चे का जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है और टीचर का बच्चे के लिए हो जाता है। यहाँ पर दिया है बच्चे इस समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीख लेते हैं क्योंकि उस अवधि में पर्यावरण प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे जो है भाषा कब सीखते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे भाषा सीख लेते हैं। और कैसे सीखते हैं? इस एज में बच्चे जो है माता पिता का ही अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। तो तभी बोला जाता है कि घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए और बच्चों से अच्छे लहजे में बात करनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, जिससे बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ये अवस्था ऐसी होती है बच्चा जो है चीज़ों को एकदम सीख लेता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में सीख लेता है, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ये एज होती है इसकी बात की जा रही है कि पर्यावरणीय प्रभावों से प्रतिक्रिया करता है, अर्थात उसका आसपास का माहौल अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा, ये बात की जा रही है। इस एज को बोला जाता है संवेदनशील एज, सेंसिटिव एज। बाकी के ऑप्शन आप कट कर देंगे। यहाँ पर जो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा यहाँ पर समेटिव और फॉर्मेटिव। समेटिव क्या होता है? जब हमारे एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, जैसे हमारे साल की जो पढ़ाई है पूरी वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो असेसमेंट किया जाता है ये होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। और होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है? जब पढ़ाई चल रही होती है उसके दौरान जो हमारा असेसमेंट होता है वो कहलाता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये ज़्यादा आवश्यक है, ये पॉजिटिव है। इसमें साथ साथ बच्चे का पता चलता रहता है कि उसने कितना सीखा है, कहाँ उसकी कमियाँ हो रही हैं और उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर दिया है प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो किस तरह का मूल्यांकन यहाँ पर हो पाएगा? कक्षा में क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, अधिगम के साथ साथ वो क्वेश्चन भी बच्चों से कर रहे हैं, जिससे उसको किस तरह के मूल्यांकन में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। 3rd में दिया है मानकीकृत। 4 में दिया है यहाँ पर मानक संदर्भित। तो जहाँ पर मानक संदर्भित मानकीकृत की बात होती है ये नेगेटिव है, इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर बच जाते हैं योगात्मक और रचनात्मक। तो यहाँ पर हमने बात किसकी की थी? हमें रचनात्मक के साथ जाना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन जो है साल के अंत में किया जाता है, परीक्षाओं के अंत में किया जाता है, तो है निगेटिव हो जाएगा, इसको आप कट कर देंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा उपेक्षा और अवसर। यहाँ पर इग्नोर और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्या? अवसर दिए जाने चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बच्चे की उपेक्षा की जानी चाहिए, ये हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है अभिकथन। एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की क्या करनी चाहिए? अनदेखी करनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर रोंग हो जाएगी, हमें बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये जो कथन दिया हुआ है ये रोंग है। तर्क भी देख लेते हैं। विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी अधिगम की बात होती है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उसको अलग नहीं रखना चाहिए, जोड़कर देखना चाहिए, जोड़कर उसको सिखाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। यहाँ पर तर्क और अभिकथन दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट हो जाएगा। अभिकथन और तर्क जो है दोनों गलत है। बच्चे को क्या करना चाहिए? आगे सीखने के लिए नए नए अवसर उसको प्रदान करने चाहिए। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है कॉन्स्ट्रोविक्ट। तो कॉन्स्ट्रोविक्ट क्या होता है? रचनावाद की बात हो रही है, रचना की बात हो रही है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। जब भी बात होती है बच्चे के विकास की तो उसे कैसे तरीके देने चाहिए, कैसे उसको अवसर प्रदान करने चाहिए, रचनावादी पूर्ण अधिगम उसका होना चाहिए। यहाँ पर अभिकथन में दिया है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन और लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? विद्यालय के जो नवीन ज्ञान है, जो नया ज्ञान उसको दिया जा रहा है, उसका सृजन करना चाहिए और यहाँ पर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। ये भी यहाँ पर कैसी है? रचनावादी पाठ्यचर्या है, तो ये अभिकथन करेक्ट हो जाएगा। तर्क दिया है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा। तर्क और अभिकथन दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए देख लेंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो बच्चे का सृजन होना चाहिए, उसमें नए नए अवसर उसको प्रदान किए जाने चाहिए रचनावादी तरीके से। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट टैग वर्ड दिया है वो दिया है वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना। तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर पुनरुत्पादन से कोई संबंध नहीं है, तो ये रोंग हो जाएगा। वास्तविक जीवन से वियोजित होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है वास्तविक जीवन से वियोजित, अर्थात डिस्कनेक्ट हो, रियल लाइफ से उसका कोई भी जुड़ाव नहीं।
यहाँ पर दिया है शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम हो, तो ये भी यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता और संपर्क का परिणाम हो, तो ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। एनसीएफ 2005 ने भी ये बताया है कि बच्चे को जो अधिगम कराया जाए, जो उसको शिक्षा दी जाए, वो कैसी हो, उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, उसके जो उदाहरण हो वो कैसे हों, जो उसके दैनिक जीवन में घटनाएं हो रही हैं, जो आसपास उसकी घटना घटित हो रही हैं, उनसे जोड़कर उसको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना जो है ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर जो नेक्स्ट टैग वर्ड दिया हुआ है वो है मातृभाषा। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चे की जो एजुकेशन हो वो कैसी हो, उसकी मदर टंग में हो, बच्चा अपनी मदर टंग में इजीली सीख पाता है। चलिए देखते हैं अभिकथन में क्या दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये अभिकथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है। इसका जो तर्क है देख लेते हैं क्या है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं और उनकी जो घर की भाषा होती है वो उसमें ईजिली चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर आप उनको, बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और आप उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं, विद्यालय में बच्चा गया है फर्स्ट टाइम और आपने उससे इंग्लिश में ही बोलने के लिए बोला और इंग्लिश सीखने के लिए बोला, तो बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाएगा। उसको आप उसकी घर की भाषा में, उसके मम्मी पापा की तरह उसकी भाषा में सिखाएं, मातृभाषा में सिखाएं, तो वो उस बच्चे के लिए ईजिली हो जाएगा, वो अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट टैग वर्ड दे रखा है बहुभाषिकता, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात यहाँ की जा रही है। यहाँ पर दिया है कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनके घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है त्रिभाषी सूत्र, सेकंड में दिया है बहुभाषिक सूत्र, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बहुश्रेणीय उपागम और 4 में दिया है प्रत्यक्ष उपागम। यहाँ पर शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है। तो कैसे कराता है? उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। तो विद्यालय की भाषा अलग हो सकती है और घर की भाषा उसकी मातृभाषा है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सब बच्चों के लिए बात हो रही है तो ये बहुभाषिकता में आ जाएगा, बहुभाषी उपागम में आ जाएगा। सभी बच्चों की जो मातृभाषा है वो अलग अलग भी हो सकती है और विद्यालय की भाषा सबके लिए अलग हो सकती है। विद्यालय में इंग्लिश चल रही है या कोई और मॉडर्न लैंग्वेज चल रही है, तो यहाँ पर ये बहुभाषी उपागम में आएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात की जा रही है प्रोग्रेसिव की। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? प्रगतिशील की। क्वेश्चन में दिया है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो किस तरह से समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, तो ये यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में बच्चे कैसे होकर सीखते हैं? बच्चे जो हैं एक्टिव होकर सीखते हैं, सक्रिय वहाँ पर वे रहते हैं, सक्रिय अधिगम वहाँ पर उनका होता है। तो ये जो है ये निगेटिव हो जाएगा। देखते हैं सेकंड में क्या दिया है। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड में दिया है केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम होते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे की प्रगति कब होगी, बच्चा प्रगतिशील कब होगा? जब बच्चा जो है सक्रिय हो और एक्टिव होकर चीज़ों को सीखे। और 4 में दिया है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम हो, तो असक्षम नहीं होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का जो लास्ट टैग वर्ड है वो क्या है? वो है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मीनिंगफुल की हो रही है, अर्थपूर्ण की हो रही है। बच्चे का जो अधिगम होना चाहिए वो कैसा हो? वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थहीन अधिगम उसके कोई यूज़ का नहीं होता है, उसका कोई फ़ायदा बच्चे के लिए नहीं है। यहाँ पर दिया है अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रिक्त स्थान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वस्तु को किस रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे के लिए वो हेल्पफुल हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है संदर्भ से हटाकर, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये नेगेटिव टैग वर्ड है जो आपने पहले पढ़ा भी है, उसको असंदर्भित बोल देते हैं या संदर्भ से हटाकर बोल देते हैं। सेकंड में दिया है अप्रासंगिक, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। थर्ड में दिया है बहुत ही अमूर्त, बच्चे के सामने जो चीज़ें नहीं है बच्चा उनको भी सीख ले, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं है, बच्चा इससे मीनिंगफुल तरीके से नहीं सीख सकता, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 4 में दिया है संयोजित, अर्थात कैसा? ऑर्गेनाइज किया हुआ हो, व्यवस्थित क्रम में हो। मान लीजिए आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है, आपको वाइल्ड एनिमल पढ़ाने हैं उसको, और आपने क्या कर दिया है, उनको केवल बता दिया है कि एलिफेंट ऐसा होता है और ये सारी जानकारी उसके बारे में दे दी है, पर बच्चा जब उसको रियल में देखता है तो बच्चा उसमें यहाँ पर तालमेल नहीं बिठा पाएगा। जब तक कि आप क्लास में क्या ना करें, उसका पिक्चर वगैरह बच्चे को ना दिखाएं, कोई मॉडल वगैरह बच्चे को ना दिखाएं, तो तब तक बच्चा नहीं समझ सकता है। तो अमूर्त चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और संयोजित का मतलब होता है कि बच्चे को एक चीज़ें क्रम में बनाकर दिखाई जा रही हैं, उनको चित्र बनाकर दिखाए जा रहे हैं,
दैनिक जीवन के उदाहरणों से उनको समझाया जा रहा है, तो ये यहाँ पर अर्थपूर्ण हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने ये टैग वर्ड कर लिए अच्छे से तो आप पेडागोजी को अच्छी तरह से कर पाएंगे और सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।